So we'll start with the exercise 2, and the first question you asked is question number 3. Exercise 2 का question number 3 देखिए. Question number 3 लिखा है, in a reaction, copper sulfide is oxidized by reacting oxygen to give copper 2 plus and SO2. If the equivalent of oxygen over used for X equivalent, and the equivalent of copper 2 plus and SO2 produced with respect to Cu2s would be. तो पहले आप इक्वेशन लिखो, तो इट इज Cu2s, उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा है, फाइनली फॉर्म करना है कॉपर 2 प्लस एंड SO2. तो एक बार ऑक्सीजन स्टेट मार्क करेंगे तो कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 है, सल्फर -2 है, ऑक्सीजन 0 है, कॉपर यहाँ +2 है और यहाँ सल्फर +4 है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, पहले आपको सबके एन फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे. तो पहले वाले केस में देखो कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +1 से +2 चेंज हो रहा है 1 यूनिट, 2 कॉपर है तो 2 यूनिट, और सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट -2 से +4 चेंज हो रहा है तो 6 यूनिट, तो उसका एन फैक्टर हो गया 8. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -2 जा रहा है 2 यूनिट, और 2 ऑक्सीजन है तो इसका एन फैक्टर हो गया 4. कॉपर 2 प्लस के लिए चेक करेंगे, कॉपर 2 प्लस से कॉपर +1 है तो इसका एन फैक्टर 1. और अगर SO2 के केस में चेक करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है +4 से -2, सो बेसिकली 6. पहले एक बार एन फैक्टर सेट हो गए. अब उसने बोला हुआ है कि x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसके x ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो जनरली कॉपर सल्फाइड के भी x ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे. तो उसका एन फैक्टर अगर 8 है तो अगर हम मोल्स लिखेंगे तो वो x/8 हो जाएगा. अब इक्वेशन में ध्यान से देखो कि जितना भी कॉपर है वो Cu2s से आ रहा है, तो 2 कॉपर से 2 कॉपर 2 प्लस बनेगा, और जितना सल्फर है वो SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके x/4 मोल बनेंगे और इसके x/8 मोल बनेंगे. ठीक है, मैंने आपको बोला था रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं करना होता है. तो इसका एन फैक्टर पता है, मोल्स पता है, इसका भी एन फैक्टर पता है, इसके भी मोल्स पता है, तो आपसे इक्विवेलेंट्स पूछे गए और इक्विवेलेंट लिखेंगे तो मोल्स इनटू x एन फैक्टर हो जाएगा, तो x/4 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये 6x/8 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा. इसी को सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ये 0.25x है और ये 0.75x है. सर इसमें SO2 में सर ऑक्सीजन का चेंज क्यों नहीं देखा गया? बेटा वो सेम बात है, आप चाहे ऑक्सीजन का देख लो चाहे कॉपर, क्योंकि उस सब्सटेंस में दो काम हो रहे हैं ना. सल्फर -2 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो SO2 के साथ दोनों काम हो रहा है. या तो सल्फर का ऑक्सीजन देखो +4 से -2 6, और अगर ये चीज ऑक्सीजन के लिए चेक करोगे तो ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, तो एक का डिक्रीज है और एक का इंक्रीज है, तो एक रेडॉक्स चेंज में जितना गेन होता है उतना ही लॉस होता है, वो तो फिक्स है. ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने लॉस होंगे, तो चाहे ऑक्सीडेशन से चेक कर लो चाहे रिडक्शन से चेक कर लो, ऐसे ही. ठीक है. इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा 6 थर्ड के बाद 5th, या क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सीधा क्वेश्चन बेटा, इसमें कहां फंस गए, तो मैंने आपको सीधे क्लास में कराया हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 तो अपने क्लास का क्वेश्चन है, नहीं कर पाए. आपको बताया था कि अगर इक्विवेलेंट वेट में फंक्शन नहीं क्लियर हो तो क्या करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करके लिखते हैं. तो कोइंसिडेंटली आपको बैलेंस इक्वेशन दे रखी है. सो MnO2 + 4HCl gives MnCl2 Cl2 and water. तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 HCl के बराबर होगा, तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करोगे तो ये +4 से +2 चेंज हो रहा है, और क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 भी जा रहा है, -1 भी जा रहा है, तो क्लोरीन HCl का फंक्शन क्लियर नहीं है, तो MnO2 से निकालेंगे. तो we'll apply the concept gram equivalent of MnO2 is equal to gram equivalent of MnO2 is equal to gram equivalent of HCl. दोनों को इक्वेट कर दो तो इट इज 1 into n factor of MnO2 is 2. HCl के लिए 4 मोल रिएक्ट कर रहा है, n फैक्टर आपको निकालना है. यहाँ से n फैक्टर सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा. अच्छा HCl तो पूछा ही नहीं गया, क्लोरीन पूछा गया, तो बहुत आसान सवाल था. इस क्वेश्चन में क्लोरीन पूछा गया, तो अगर HCl के लिए लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 1/2. क्लोरीन का चेक करना है तब तो बहुत सिंपल है, क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से माइनस में चेंज है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन तो सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आ जाएगा.
So 71/2 means 35.5. दूसरा पार्ट देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन बताया था आपको कि दोनों पार्ट से इक्विवेलेंट वेटिंग दिया जाता है। तो Cl2 से Cl माइनस भी बन रहा है, ClO3 माइनस भी बन रहा है। ये ऑप्शन 0 स्टेट से -1 और ये +5। डिस्प्रपोर्शनेशन का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था, सिंपल क्लास का सवाल है भाई ये तो। नोट्स तो रिवाइज करना है ना एक बार। तो Cl2 से Cl माइनस भी बन रहा है और ClO3 माइनस भी बन रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते हैं यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 Cl2 से Cl माइनस की वजह से, प्लस मॉलिक्यूलर वेट बाय 10 Cl2 से ClO3 माइनस, दोनों को सम कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लो, दिया जाएगा 3 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, सो दिस 3 into 71/5। इसको सॉल्व करके निकालो, 3 into 71/5 सॉल्व करके निकालो, यही आंसर होगा। ये 42.6 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5। 5 में लिखा है which is the best description of change that occurs when Na2O is dissolved in water। तो Na2O की रिएक्शन पहले वाटर में लिखिए क्या होता है। तो अगर Na2O को वाटर में ऐड करेंगे तो ये अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो इट विल प्रोड्यूस NaOH 2 यूनिट्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन -2 है। यहाँ ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। तो आप देखो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। उसमें लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, गलत हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया। ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट्स शेयरिंग इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो ऑक्साइड आयन जो हमारे पास है यहाँ पे NaOH, तो उससे ऑक्सीजन से H+ कंबाइन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन से H+ कंबाइन हो रहा है तो H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकता, डोनेट ही कर सकता है। तो ऑक्साइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर फिफ्थ यू आस्क क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है पिक आउट द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास देखो सब्सटेंस है IO3 माइनस प्लस I3 माइनस gives I माइनस एंड IO4 माइनस। तो पहले आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, ये +5 हो गया, ये -1/3 हो गया, ये -1 हो गया और ये +7 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, देखने से तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब दोनों प्रोसेस फॉलो करो। तो अब देखो होगा क्या कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का यहाँ +5 है, तो ये प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। तो ये आपका रिडक्शन हुआ और I3 माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, IO4 माइनस, ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन कर दिया है तो IO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और I3 माइनस रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो, उसमें लिखा I माइनस एंड I3 माइनस गेट ऑक्सीडाइज, करेक्ट। देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम IO3 माइनस, तो IO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, घर में बैठे बैठे अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कर रहा है, एंड I3 माइनस इज ऑक्सीडेंट, तो I3 माइनस अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी गलत हो गया। एंड I इन I3 माइनस इज रिडक्टेंट, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सर IO3 माइनस से लॉस नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन? IO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यस। इसके
उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिस्पाइट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ डिपिक्ट्स द ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ H2SO4। तो ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ H2SO4 मतलब H2SO4 का रिडक्शन चेक करना है। तो आप बस ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो पहले सबके फटाफट। तो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए 6th क्वेश्चन में। तो HI का देखो ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद अगले वाले रिएक्शन में देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से H2SO4 की रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर बन रहा है, तो सल्फर का ऑक्सीजन देखो +6 से +6 ही है, नो चेंज। अगले वाले रिएक्शन में भी सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 से +6 है, नो चेंज। और लास्ट वाले रिएक्शन में देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 इधर है और +6 इधर ही आ रहा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहाँ केवल +6 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी सारे केस में देख लो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 से +6 दोनों तरफ है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग। उसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6th के बाद आपने क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट इज 8th या 7th ही पूछा। 7th तो सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकरेक्टली गिवन इन दिस केस। तो पहला वाला केस चेक करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट -3 आएगा, अगले वाले में चेक करोगे तो -1 आ रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट तो निकाल लोगे, सिंपल सीधे सीधे सवाल। नहीं निकाल पाऊँ बताओ, 7th क्वेश्चन पूछने का तो कोई लॉजिक नहीं था, मतलब उसमें तो सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाओ। पहले एक 7th वाले के ए कंपाउंड में तो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +x -3 = 0, माइनस तो x इज इक्वल टू -3। दूसरे वाले केस में सॉल्व करेंगे तो x मान लो, हाइड्रोजन का +1 तो +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 = 0, x = -1, ये भी सही है। तीसरे वाले केस में NH4 * SO4 लिखा हुआ है, तो SO4 का 2- होता है, तो N2H5+ हो गया ये आइडियली। 3 आ रहा है सर। हाँ, तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का मान लो x, तो 2x + 5 = +1। ठीक है, सर सी वाला। हाँ, तो C वाला +2 आ रहा है, इससे तो ये मैच नहीं कर रहा, -2 आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये -2 आ जाएगा। और डी वाला ऑप्शन है चेक करोगे तो ये Mg2 + N3- है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली -3 आ रहा। माइनस ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है an element A is in a compound ABCD has oxygen state now A and minus. It is oxidized by Cr2O7 in acidic medium. The compound 1.68 into 10⁻³ moles of K2Cr2O7 was used. 3.26 into 10⁻³ moles of ABD. The new oxidation number of A after the reaction is, तो KMnO4 से देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A is AN-, तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही होगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर्टेनली इंक्रीज कर रहा होगा। तो बस आप कॉन्सेप्ट लगा दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे कुछ भी AX+ बन रहा होगा, मुझे नहीं पता कितनी ऑक्सीडेशन आई है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AN- विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। तो इसका 3.26 into 10⁻³ मोल यूज हो रहा है, इसका n फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, और K2Cr2O7 का 1.68 into 10⁻³ मोल यूज हो रहा है, इसका n फैक्टर 6 होता है। यहाँ से सॉल्व करके पहले n फैक्टर बताइए। 3 आ रहा है सर। यहाँ से n फैक्टर 3 आ रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा
वो 3 माइनस दैट वैल्यू कर दो जितना स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन पर। यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3 माइनस n। इसमें थोड़ा एक मिसप्रिंट है, इसको सही कर लो, ये n प्लस होना चाहिए। अगर माइनस में ऑक्सीजन स्टेट होगी तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस n, क्योंकि वैसा ऑप्शन में नहीं है इसलिए तो यही लिखना पड़ेगा। सॉल्व में करेक्ट कर लो, 8n प्लस कर लो वहां पे ऑक्सीजन स्टेट। अगर +1 ऑक्सीजन स्टेट नहीं होगी तो उसका आंसर बदल जाएगा। अगर आप सेम क्वेश्चन लोगे उसका आंसर फिर 3 प्लस n आएगा। तो बस 3 माइनस ऑफ माइनस n करेंगे तो प्लस n हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन the equivalent weight of an element is 15. It forms an acetic oxide with potassium hydroxide and it forms a salt isomorphous K2SO4. The atomic weight of the element will be, isomorphs का मतलब होता है the salt have same molecular formula and same crystalline arrangement। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और अगर ये नहीं भी गिवन होता तो भी isomorphous का मतलब हम लोग यही निकालते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास अगर उसने बोला हुआ है कि एलिमेंट जो है उसको अगर हम m मान लेते हैं, so let's say our element is m, तो उसका जो सॉल्ट बनेगा वो M2SO4 जैसा बनेगा। तो उसका मतलब इसकी वैलेंसी पता चल गई आपको, इसकी वैलेंसी +2 होगी, सॉरी वैलेंसी इसकी +1 होगी। It forms an acetic oxide with potassium hydroxide forms a salt isomorphous with K2SO4। तो उसका मतलब मेटल नहीं दे रखा है, ये नॉन मेटल वाला केस दे रखा है। So the equivalent weight of an element is 15. It forms an acetic oxide with potassium hydroxide. It forms a salt isomorphous with K2SO4। तो इसका मतलब यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसका isomorphous salt लिखेंगे तो ये बनेगा K2MO4, क्योंकि सल्फर की जगह नॉन मेटल की जगह हम लेना है, एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो नॉन मेटल होगा। पोटेशियम के साथ आइसोमॉर्फिक सॉल्ट बन रहा है तो K2MnO4 जैसा कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका एसिड होगा वो बेस के साथ, अगर मतलब K2SO4 की रिएक्शन लिखेंगे तो अगर इसको H2SO4 से कंपेयर करके लिखा जाए तो इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस, सॉरी K2SO4 का अगर सॉल्ट बनाना है तो ये एसिड की रिएक्शन करके लिखा गया। तो हमने लिखा KOH प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2 moles of water। इस तरह से इक्वेशन हो रही है, ठीक है सर हम लोग इसका तो बस अब सिंपली क्या करना है कि हमें m का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ m निकालें इन K2MO4 तो ये चीज सॉल्व होकर आ जाएगी +6, क्योंकि सल्फर जैसे ही आएगा सिस्टम। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट m है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M+6 ऑक्सीजन स्टेट में। तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा +6। बस तो इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आ जाएगा एटॉमिक वेट बाय 6। यहाँ से अगर एटॉमिक वेट लिखेंगे तो आ जाएगा 15 × 6 90। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ से। तो इसका मतलब जो इसका ऑक्साइड फॉर्म होगा वो कुछ MO3 टाइप होगा।
क्योंकि H2SO4 बना रहे हैं ना, तो वैसे H2MO4 टाइप कंपाउंड बनेगा। तो अगर हम इसका कंपाउंड लिखेंगे तो ये जो M+6 लिखा है तो मैंने डायरेक्ट ऑक्सीजन स्टेट से लिख दिया है। अगर आपको उसका ऑक्साइड लिखना है तो आप MO3 लिख सकते हो, क्योंकि ये आइसोमॉर्फस है ना, तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10th के बाद योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। सर आइसोमॉर्फस एक बार बता दीजिए क्या होता है सर। और आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि केमिकल फॉर्मूला एक जैसा लिखना है। जैसे FeSO4.7H2O था, K2S ZnSO4.7H2O था, तो आइसोमॉर्फस का मतलब होता है उसी जैसा फॉर्मूला लिखो। तो अगर एलिमेंट M है तो फॉर्मूला K2SO4 था, तो सल्फर की जगह M लिख दो बस। ठीक है, यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछो। 9 लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AS2O3 ऑक्सीडाइज्ड बाय H3ASO4 ऑक्सीडाइज्ड टू H3ASO4 by H2SO4 by 1 mole of HNO3 reduced to NO। क्वेश्चन लिखना है AS2H3 है, इसकी रिएक्शन HNO3 से करा रहे हैं, इससे H3ASO4 बना रहे हैं और H2SO4 बना रहे हैं और HNO3 का NO बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट लिखो, सल्फर आर्सेनिक हुआ +3, सल्फर हुआ -2, नाइट्रोजन हुआ +5, आर्सेनिक +5, सल्फर +6, नाइट्रोजन +2। अब उसने बोला 1 मोल HNO3 से कितना रिड्यूस हो रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करेंगे। ठीक है, बट पहले दोनों के n फैक्टर निकाल लो। तो आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 चेंज हो रहा है 2 यूनिट, 2 आर्सेनिक है तो 4 यूनिट। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है -2 से +6 8 यूनिट, और 3 सल्फर है तो इंटू 3, उसका n फैक्टर आ गया 28। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 से चेंज हो रहा है +2 3 यूनिट। तो दोनों के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AS2H3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल क्यों है? क्योंकि दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं ना। लिखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AS2H3 ऑक्सीडाइज्ड टू H3SO4 एंड H2SO4 बाय 1 मोल ऑफ HNO3। तो एक मोल से जितना ऑक्सीडाइज होगा मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल। सो इसके मोल्स मान लो x, n फैक्टर 28, इसके मोल 1, n फैक्टर 3, x की वैल्यू 3/28 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में लिखा है M1 ग्राम ऑफ मेटल A displaces M2 ग्राम ऑफ another metal B from its salt solution and their equivalent masses are even and E2 respectively, then equivalent mass of A can be expressed as। तो बेटा दोनों, एक सब्सटेंस A दूसरे सब्सटेंस B को डिस्प्लेस करा रहा है, इसका मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। यस एग्जैक्ट रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, सो यू कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, तो उसने बोला M1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेसेस, तो M1/E1 ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, M2/E2 ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ से अगर E1 लिखना है तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1/M2 into E2। ठीक, उसके बाद 14th क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2H3 इन द अबव इक्वेशन। ये तो अभी सिखाया आपको, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो बस। और तो क्वेश्चन बैलेंस करके दिया था तो और भी अच्छी बात है, अगर बैलेंसिंग नहीं दी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। AS2H3 कन्वर्ट हो रहा है ASO4 3- में और SO4 2- में। आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 चेंज हो रहा है इस वाले इक्वेशन में, और -2 से +6 चेंज हो रहा है इस वाले इक्वेशन में। तो अगर इसका n फैक्टर लिखेंगे तो आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट 3 से 5 2 यूनिट चेंज हो रहा है, 2 आर्सेनिक के लिए डबल करा। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट -2 से +6 8 यूनिट चेंज हो रहा है, और 3 सल्फर है तो 28 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 28। ठीक है, इसके बाद आपने 12th क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में लिखा हुआ है if when it is used as a reducing agent the equivalent weight of KHC2O4.H2CO4.2H2O KHC2O4.H2CO4.2H2O इसे रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है।
तो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +3 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑक्सीडाइज होकर +4 बनेगा। तो अगर इसका n फैक्टर लिखेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट चेंज हो रहा है, टोटल 4 कार्बन, n फैक्टर 4 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 4। ठीक, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 17। We have 0.759 gram of silver salt of organic acid on ignition gave 0.463 gram of metallic silver. The equivalent mass of the acid is, तो डाइबेसिक एसिड है हमारे पास, तो एसिड का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो वो तो हुआ H2A। तो सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मूला हुआ Ag2A। Ag2A को हीट करेंगे तो इससे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर बनेगा। ये 0.759 ग्राम दे रखा है और ये दे रखा है 0.463 ग्राम। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड जो है वो x एज्यूम कर लें, ये 0.759 बाय 108 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला H2 है, आपको एसिड का केस सिखाया था। इसमें से 2H का मास हटाना पड़ेगा तो A का मास आ जाएगा x माइनस 2। दूसरे साइड में सिल्वर के मोल्स लिखेंगे तो आ जाएगा 0.463 बाय 108। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो जितने मोल सिल्वर सॉल्ट के हैं उसका डबल करेंगे तो मोल्स ऑफ सिल्वर के इक्वल कर सकते हैं। तो 0.579 बाय 108 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू 0.463 बाय 108। यहाँ से सॉल्व करके पहले x निकालो, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, बाद में इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो x/2 हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके आंसर निकालिए। So next is question number 15. 15th question लिखा है volume of 20 ml 8.5% weight by volume H2O2 solution is diluted to 50 ml. A volume of 10 ml of this diluted solution is reacted with excess of an oxidant. It will cause liberation of this much ml of gas at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. Okay, तो सबसे पहले आपको H2O2 की concentration निकालनी है। तो हमारे पास 20 ml 8.5% weight by volume H2O2 दे रखा है। 8.5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 8.5 ग्राम H2O2 हो गया। तो इसकी मोलारिटी निकाल सकते हैं। 1000 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 85 ग्राम, और इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 से डिवाइड करते हैं तो इतने मोल H2O2 हो गया। और 1000 ml में जितने मोल्स होते हैं वही मोलारिटी होती है। तो आप पहले मोलारिटी ऑफ H2O2 बताओ एक बार। So molarity of H2O2 is 2.5. अब आपके पास एक्चुअली में 20 ml 2.5 m सोल्यूशन है, इसमें आपने वाटर ऐड करके 50 ml सोल्यूशन बना दिया है। तो जब हम वाटर मिलाते हैं तो आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो इस नए सोल्यूशन की मोलारिटी अगर m1 मान ली जाए तो 20 इंटू 2.5 की वैल्यू 50 इंटू m1 के इक्वल आएगी। यहाँ से सॉल्व करके m1 निकालो। ठीक है, ये 1 आ जाएगी। अब उसने बोला इस सोल्यूशन का भी 10 ml बाहर निकाला गया है, तो अगर किसी भी सोल्यूशन का कोई भी पार्ट ले लो तो मोलारिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन है 10 ml 1 m H2O2। यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 लिखेंगे अगर हम लोग, so this comes out to be 10 into 1 into 10 to the power minus 3. This is 0.01. अब H2O2 को अगर आप हीट करोगे तो इससे वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन बनेगा। तो अगर इसके 0.01 मोल है तो ये 0.01/2 मोल बन जाएगा। तो एक तो ऑक्सीजन बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो आंसर ए और बी में से कोई एक आना है। और अगर इतने मोल ऑक्सीजन है तो इसका वॉल्यूम अगर लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स।
और आपको मिलीलीटर में लिखना है तो 22,400 लिख लो. दिस कम्स आउट टू बी 112 ml. कैलकुलेशन चेक कर लो किसी को जल्दी से. ठीक है. यस सर सही है. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा था नेक्स्ट 17 तो बता दिया मैंने. 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक 20 ना. यस 18 भी पूछा हुआ. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो. क्वेश्चन नंबर 18 में हमें देखो गिवन है 1.525 gram of an organic compound was generalized and the ammonia produced was passed into 30 ml of 1 NaHCl solution. The remaining HCl was further neutralized by 120 ml and by 10 NaOH solution. The percentage of nitrogen in the compound. तो फिर से देखो वही कॉन्सेप्ट. पहले निकालो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. NaOH यूज किया 120 ml 1/10. So this comes out to be 12. जितने मिली इक्विवेलेंट NaOH है वही मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस HCl हो गए. मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है? 30 ml 1N मतलब 30. 30 मिली इक्विवेलेंट्स में से 20 मिली इक्विवेलेंट एक्सेस 12 मिली इक्विवेलेंट एक्सेस था. तो जो बचा हुआ है वो अमोनिया से रिएक्ट करा है. सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड विद अमोनिया. ये आ जाएगा 30 minus 12 मीन्स 18. जितने मोल एसिड अमोनिया से रिएक्ट करा उतने मिली इक्विवेलेंट अमोनिया हो जाएंगे. और अमोनिया का एन फैक्टर 1 होता है तो जितने मिली इक्विवेलेंट है वही मिली मोल्स हो जाएंगे. और जितने मोल मिली मोल अमोनिया होगा अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है तो इतने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा. तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे अब तो नाइट्रोजन के 18 मिली मोल है तो 18 into 10⁻³ मोल्स हो गए. एटॉमिक मास 14 ये मास हो गया. टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 1.525 into 1000 into 100. ये आपका परसेंटेज है. यहाँ से देख लो एक बार जितने मिली इक्विवेलेंट NaOH था वो एक्सेस ऑफ HCl के बराबर है. जितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है वो एक्सेस ऑफ HCl के बराबर है. तो पहले आपने मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाला वो एक्सेस ऑफ HCl के इक्वल है. फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाला उसमें एक्सेस वाला सबट्रैक्ट किया तो वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl पता चल गया जो अमोनिया से रिएक्ट कर रहे हैं. जितने मिली इक्विवेलेंट HCl अमोनिया से रिएक्ट करेगा एक्जैक्टली उतने मिली इक्विवेलेंट अमोनिया होंगे. अमोनिया का एन फैक्टर 1 है तो जो उसके मिली इक्विवेलेंट होंगे वही उसके मिली मोल्स हो जाएंगे. अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है तो जो मिली मोल्स ऑफ अमोनिया वही मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा. और मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया तो उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो मोल्स आ गए. मोल्स में एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो मास हो गया. मास ऑफ नाइट्रोजन में टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज. एक बार आंसर वेरीफाई करके बता दो कोई. यस सर 16.52. आ रहा है ना. चलो इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 20. 20 भी मोर लेस आइडेंटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे. एक बार चाहो तो अपने आप दोबारा ट्राई करके देख लो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 20 देखो फिर सेम प्रोसीजर से सॉल्व करो. सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालेंगे. दैट कम्स आउट टू बी 20 into 0.1 मींस 2. फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस HNO3 पता चल गया हमको. NaOH के इक्वल होगा दैट इज 2. फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 निकालो. दैट कम्स आउट टू बी 45 into 0.4. दिस कम्स आउट टू बी 18. इसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 रिएक्टेड विद अमोनिया 16. तो जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा वो 18 - 2 मतलब 16. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया जो है वो 16 आ गया. अमोनिया का एन फैक्टर 1 होता है तो जो मिली इक्विवेलेंट है वही मिली मोल्स हो जाएंगे. सो मिली मोल्स ऑफ अमोनिया भी 16 हो जाएगा और यही मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा. यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखेंगे तो 16 into 10⁻³ ग्राम हो गया into 14 कर लो. ये इसका 16 into 10⁻³ मोल हो गए. 14 से मल्टीप्लाई करोगे नाइट्रोजन का अमाउंट हो गया. टोटल वेट 1.12 ग्राम है. 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज
सर हम लोग अमोनिया का जो एन फैक्टर लेते हैं 1 सर, वो एक्वस मीडियम में बेसिस पर लेते हैं। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन है ना, अमोनिया बेस है और एसिड HNO3 एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन में अमोनिया बेस की तरह काम करता है, तो एन फैक्टर 1 होता है। यस। बेस के लिए एन फैक्टर ऐसा लिखते हैं, रिप्लेसेबल OH माइनस है। तो अमोनिया सिखाया था ना आपको, अमोनिया वाटर में लोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स NH4OH। ये सर आ गया। तो इसके पास रिप्लेसेबल OH कितना है, 1 एन फैक्टर 1। एसिड बेस रिएक्शन है तो बेस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा 21। में लिखा है H2CO4 and NaCO2 behaves as acid as well as reducing agent, the correct statement। देखो अगर एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो एन फैक्टर क्या आएगा, रिप्लेसेबल H+। रिप्लेसेबल H+ विल बी एन फैक्टर। और दूसरा फंक्शन बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल या पर मॉलिक्यूल लिख लो, दो चीजें डिसाइड करेंगे। तो देखो H2C2O4 लिख रहे हैं यहाँ पे और NaHC2O4 लिख रहे हैं। तो अगर रिप्लेसेबल H चेक करोगे तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो अगर आप दोनों को एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह चेक करोगे तो दोनों ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएंगे, कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 है दोनों में और 2 कार्बन है, तो दोनों का एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो उसने बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2CO4 and NaCO2 are equal to their molecular weight when acting as a reducing agent। गलत हो गया, molecular weight by 2 होगा। Equivalent weight of H2CO4 and NaCO2 is equal to half of their molecular weight when acting as a reducing agent। एकदम करेक्ट हो गया। तीसरे ऑप्शन लिखा 100 ml 1 m solution of each is neutralized by equal volume of 1 m calcium hydroxide। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि 100 ml 1 m है तो दोनों के n फैक्टर अलग अलग हैं, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स अलग अलग आएंगे, तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। अगले केस में लिखा है 100 ml of 1 m solution of each is oxidized by equal volume of 1 m KMnO4। ये सही है क्योंकि दोनों का n फैक्टर सेम है, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए। अगर इक्विवेलेंट्स इक्वल है तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 से ऑक्सीडाइज। ठीक है, 21 ओके। 21 के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 26। 26 के पहले तो नहीं बताना किसी को और कोई क्वेश्चन। 26 देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है calcium and magnesium ion forms 10 power from a 10 power 5 liter of sample of hard water was quantitatively precipitated as carbonate and weight of precipitate obtained was found to be 568 gram। Precipitate lost 264 gram of weight on strong heating। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, तो अगर दोनों को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो CO2 एस्केप कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा है डिग्री ऑफ हार्डनेस बतानी है, मोलारिटी ऑफ कैल्शियम 2+ बताना है हार्ड वाटर में, मोलारिटी ऑफ Mg2+ बताना है हार्ड वाटर में, और सम ऑफ मोलारिटी ऑफ कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ बताना है हार्ड वाटर में। ऐसे अलग अलग अपने पास क्वेश्चंस है, तो हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला हुआ 10 पावर 5 लीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल है, उसको हमने प्रेसिपिटेट करा के कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया हुआ है, तो उसका वेट दे रखा है 568 ग्राम। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास A मोल है और ये B मोल है। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अब दोनों को हीट करेंगे अगर, तो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके भी A मोल बनेंगे और इसके B मोल बनेंगे। ठीक है, अब दोनों का वेट दे रखा है, तो एक दोनों इक्वेशन वेट वाली बना लो। तो सबसे पहले A × 100
प्लस बी इंटू 84 इज इक्वल टू 568। कार्बोनेट का मास दे रखा है आपको, और उसने बोला हीट करने के बाद 264 बच रहा है, तो a इंटू 56 प्लस b इंटू 40 इज इक्वल टू 264। तो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके पहले आप a और b बताओ कितना कितना है, ये पार्ट पहले आपको सॉल्व करके बताना है। तो आपने ध्यान देना है कि प्रेसिपिटेट लॉस द वेट 264 है, तो 568 में से 264 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो वेट ऑफ CO प्लस MgO बनेगा। तो आपने यहाँ से सॉल्व करके निकाला A4 और B2। तो यहाँ से कैल्शियम 2 प्लस की मोलरिटी निकालेंगे तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स लिख दो, ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ जाएगा। और मैग्नीशियम 2 प्लस की मोलरिटी निकालेंगे तो 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5 यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ जाएगा। और अगर टोटल मोलरिटी निकालोगे हार्ड वाटर में तो दोनों का सम आ जाएगा, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट 4 मोल्स बन रहा है CaCO3 की वजह से, और MgCO3 की वजह से भी अगर उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो 2 ही मोल हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के टोटल मोल्स कितने हो गए 6, यानी 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट अमाउंट आ गया। तो 600 ग्राम इन 10 पावर 5 लीटर्स, तो 10 पावर 6 में कितना सर है? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। पहले A और B निकाल लिया हमने, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यस सर। तो अगर सम ऑफ मोलरिटी निकालेंगे तो दोनों का सम कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 6 into 10 पावर -5। तो B और D तो समझ आ गया। अब हार्डनेस लिखनी है, तो हार्डनेस किसकी वजह से आएगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। तो कैल्शियम 2 प्लस भी हमारे पास 4 मोल्स है और मैग्नीशियम 2 प्लस 2 मोल्स है। तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो 6 मोल्स आ जाएगा। कैल्शियम 2 प्लस है तो कैल्शियम कार्बोनेट है ही, और मैग्नीशियम से भी मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बताया था एटॉमिक मास दोनों का एन फैक्टर तो सेम ही है ना, तो 2 मोल मैग्नीशियम इज सेम एज 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस अगर हार्डनेस कॉज करने के टर्म में देखेंगे तो। और हार्डनेस तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में लिखते हैं, तो 6 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, व्हिच इज सेम एज 600 ग्राम्स। अब 10 पावर 5 ग्राम वाटर में 600 ग्राम है, तो 10 पावर 6 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कर लो, 6000 ppm आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी एंड डी करेक्ट हो गया। 26th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज थर्टी नाइन से पहले तो नहीं पूछना कोई। अच्छा 24 भी बताना, 24 देखो। 24 में लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कैन ऑक्सीडाइज 5 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम। सही है, दोनों के इक्विवेलेंट चेक कर लो। 1 into 5 MnO4 के इक्विवेलेंट हो गए और Fe2 प्लस के इक्विवेलेंट 5 into 1 हो गया, बराबर आ रहा है। वन मोल into n factor of K1O4 is 5, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनेगा n factor 1 मोल्स 5 इक्वल आ रहा है, तो सही हो गया। फिर लिखा है 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस कैन ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस। तो अगर Cr2O7 और Fe2 प्लस लोगे तो Cr2O7 का n फैक्टर 6 होता है, तो 1 into 6 और 6 into 1 ये भी सही आ रहा है। तीसरे पार्ट में लिखा है 1 मोल ऑफ Cu2S कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 1.6 मोल ऑफ MnO4 माइनस एन एसिडिक मीडियम। तो पहले Cu2S का n फैक्टर निकाल लो, तो इट्स गिवन Cu2 प्लस एंड SO2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +1, सल्फर है -2 और ये है +4। तो अगर इसका n फैक्टर निकालेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 चेंज हुआ 2 यूनिट और सल्फर चेंज हुआ -2 से +4 मतलब 6 यूनिट, टोटल n फैक्टर 8 आ गया। तो 1 into 8 is equal to
1.6 into 5 आना चाहिए, ये भी मैच कर गया। देखिए ये Cu2s के इक्विवेलेंट हो गए और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KnO4 आ गया। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज आ जाएगा। इसके ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका डी ऑप्शन देख लो। डी ऑप्शन लिखा है 1 मोल ऑफ CuS कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ Cr2O7 2-। उसका भी एन फैक्टर निकालो। CuS से Cu2 प्लस SO2 है, ये +2, ये -2, ये +4। कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा, सल्फर चेंज हो रहा, -2 से +4, तो 6 चेंज हो गया। फिर से वही काम कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuS निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 into 1, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2- निकालेंगे तो ये भी 6 into 1। दोनों इक्वल है तो ये भी ऑक्सीडाइज है, तो आंसर ABCD। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन लिखा है मेटल M forms an hydrated sulfate isomorphous with ZnSO4.7H2. If the sulfate contains 20% metal by weight, which of the following is are correct for the metal? आपको एटॉमिक वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट दिया है, बाइवेलेंट है, मैग्नीशियम, ये सब चेक करना है। देखो ध्यान से जरा। उसने बोला हुआ आइसोमॉर्फस है ZnSO4.7H2 सर, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं MsO4.7H2। यहाँ से परसेंटेज ऑफ M अगर निकालेंगे तो लेट एटॉमिक मास ऑफ M इज X। तो अगर परसेंटेज ऑफ मेटल निकालेंगे तो आ जाएगा X अपॉन X प्लस 96 प्लस 126 इंटू 100। ये वैल्यू अपने को 20% दे रखी है। यहाँ से सॉल्व करके पहले X निकालो, एटॉमिक वेट आ जाएगा। बताइए कितना है? 24 एटॉमिक वेट 84 आ रहा है। 24 24 एटॉमिक वेट 24 आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, वैलेंसी इसकी 2 है, 24/2 मतलब 12 हो गया। तो मेटल बाइवेलेंट है और मैग्नीशियम ही आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास 24 होता है। तो भी सही। ठीक है। इसके बाद आपने बोला 31 तो कराया था पिछली बार, नहीं? एटॉमिक वेट 24 नहीं आ रहा, सॉल्व करो, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। X की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली। कितना आ रहा है हमारे हिसाब से? एक मिनट, इसमें ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इफ द सल्फेट कंटेन्स 20% मेटल, तो सल्फेट का फॉर्मूला तो केवल MsO4 बचेगा। तो MsO4 में अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 126 हटाना पड़ेगा। आप सॉल्व करो, आ जाना चाहिए मेरे पास। हाइड्रेटेड सल्फेट में परसेंटेज नहीं दिया है, सल्फेट के अंदर परसेंटेज दिया हुआ, ये 20% दिया। यहाँ से X सॉल्व करो। सर 24 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देख लो। इन द क्वेश्चन इट्स गिवन इफ द सल्फेट ऑफ द मेटल कंटेन्स, read out the question carefully, it's given if the sulfate contains 20% metal by weight। हाइड्रेटेड सल्फेट का फॉर्मूला है MsO4.7H2 जैसा, बट उसने बोला कि सल्फेट जो है वो 20% बाय वेट कैरी कर रहा है, तो सल्फेट मतलब MsO4 काउंट करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, कंप्लीट।